एक शख्स पिछले 11 सालों से जेल की काल कोठरी में बंद है और फिर अचानक वो एक दिन जज साहब को एक ख़त लिखता है और जब वो ख़त जज साहब के पास पहुंचता है, वो उसे पढ़ते हैं तो उसने लिखा होता है कि योर ऑनर, मैं पिछले 11 सालों से जेल में बंद हूं और जेल के नियम अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। लेकिन अब मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक विनती है कि मैं एक बार अपने घर जाना चाहता हूं, अपने बच्चों को देखना चाहता हूं जिनको मैंने काफ़ी सालों से देखा नहीं है। अब वो बड़े हो गए होंगे और इसलिए मुझे कृपया कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए ताकि मैं घर जाके आ सकूं। परंतु जब वो खत जज साहब के पास पहुंचता है और जुर्म उस शख्स का इतना संगीन था कि ये जो बात अखबारों की सुर्खियां बन जाती है और लोगों तक जब पहुंचती हैं तो लोगों के अंदर वही आज से 11 साल पहले एक घटना आंखों के सामने फिर आ जाती है जिसने पूरे भारत को झंझोर कर रख दिया था। जी हाँ, आदाब, नमस्ते, मैं राजेश मान और आप देख रहे हैं सच्ची घटनाएं। ये कहानी शुरू होती है सन 2010 से। देहरादून में राजेश गुलाटी अपनी पत्नी अनुपमा के साथ रह रहा था। उनके 2 बच्चे होते हैं और एक प्राइवेट कंपनी में वो जॉब कर रहा होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। और फिर अचानक 17 अक्टूबर 2010 को अनुपमा कहीं गायब हो जाती है। राजेश परेशान होता है और उनके घर पे फ़ोन करके पता करता है कि हो सकता है कि चलो अपने घर चली गई हो, तो वहाँ से भी उसको जवाब मिलता है कि नहीं। तमाम रिश्तेदारियों में पता करता है, यहाँ वहाँ तलाश करता है, लेकिन अनुपमा का कहीं कुछ पता नहीं चलता। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और वो उसके साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ा भी रहा था। वो अपने बच्चों को तैयार करता, उनको सुबह नहलाता, यूनिफॉर्म पहनाता, स्कूल में छोड़ के आता और फिर ऑफिस से आने के बाद उनको स्कूल से लेके आता। एक कह सकते हो कि एक पिता का फ़र्ज वो अच्छी तरह से निभा रहा था। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फिर एक दिन 11 दिसंबर 2017 को उसका साला SK चौधरी जो दिल्ली में रह रहा होता है, वो उससे मुलाकात करने से घर पे आता है। वो कहता है कि जीजा जी, काफ़ी वक्त हो गया, दीदी को तकरीबन 2 महीने होने जा रहे हैं, 57 दिन हो गए गायब हुए और अभी तक उसका कहीं से कोई पता नहीं चल रहा है। तो अब हमें कम से कम पुलिस के पास जाना चाहिए, हो सकता है पुलिस इस मामले में हमारी कुछ मदद कर दे। राजेश तैयार हो जाता है और फिर वो तैयार होने के लिए अंदर जाता है और तभी अचानक जो SK चौधरी था उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज होता है अनुपमा का, जो पिछले 57 दिन से गायब थी, जिसका 57 दिन से कुछ पता नहीं था और आज अचानक उसका मैसेज आना बहुत बड़ी बात थी। और वो मैसेज जब देखता है उसमें लिखा होता है कि भैया मेरी तलाश मत करना, मैं अब घर लौटकर कभी नहीं आऊँगी। इतने में राजेश वहाँ आ जाता है। उसका जीजा वो उसको बताता है कि दीदी का ऐसे मैसेज आया है। राजेश कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि उसको तलाश करना बेकार है, वो कहीं नाराज़ होकर गई है, जब उसका गुस्सा कम हो जाएगा तो वो अपने आप लौट के आ जाएगी। लेकिन इस पे SK सिंह चौधरी बोलता है कि नहीं भैया, अब तो हमें पुलिस के पास ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि अभी तक हमारे पास कुछ नहीं था, पर इस मैसेज में हो सकता है कुछ ऐसा हो जो हमें नज़र ना आ रहा हो और पुलिस उसे देख ले। वो ज़िद करता है तो फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR लिखवाते हैं और जैसे ही वो घर आते हैं फिर शाम को पुलिस घर पे आती है उसकी तहकीकात करने के लिए और अनुपमा की तस्वीरें लेती है, उसके विषय में जानकारी लेती है, कब कैसे कहाँ से गायब हुई। और उसी दौरान पुलिस की नज़र घर में रखे एक डीप फ्रिज पे पड़ती है। जो डीप फ्रिज होता है एक बड़ा सा, जिस तरह के आपने अक्सर फ्रिज देखे होंगे कि अपने आइसक्रीम वाले होते हैं या बेकरी वाले होते हैं, वो अपने स्टॉल वगैरह पे रखते हैं। अब उस चीज़ को देख के पुलिस वालों को शक जाता है और फिर उस राजेश से पूछते हैं कि ये फ्रिज का आपने घर पे क्या काम है, इसको आपने किस लिए रखा हुआ है जबकि आपके पास दूसरा फ्रिज है, या अमूमन ऐसे फ्रिज लोग घर में नहीं रखते। तो वो बोलता है कि सर ये फ्रिज एक डिस्काउंट में मिल रहा था हमें कहीं से, तो हमने ले लिया था कि चलो काम आ जाएगा। चलिए, अगर फिर उस पर देखते हैं उस पर ताला लगा हुआ है। अब ये चीज़ उनको और हैरान कर देती है कि घर में फ्रिज रखा हुआ है, उसको लॉक किया हुआ है और फ्रिज चला हुआ है, ऑन है। तो वो उससे पूछते हैं तो राजेश कहता है कि अनुपमा इसका लॉक लगाई गई है। तो इसका मतलब यह है कि ये 57 दिन से चल रहा है, ताला ही लगा हुआ है, आपने खोल के नहीं देखा। यहाँ से पुलिस को शक जाता है और जब सख्ताई करती है, वो लोग तोड़ने वाली होती है, तब राजेश उनको चाबी देता है। फिर चाबी जब खोलते हैं तो उसके अंदर कुछ काले पॉलीथीन रखे हुए थे छोटे छोटे। जब उनको निकालते हैं, बाहर रखते हैं, तो एक पॉलीथीन में अचानक एक हाथ दिखाई देता है, उंगली दिखाई देती है और उंगली देखते ही पुलिस सुन्न हो जाती है। पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि
उस उंगली होने का मतलब है कि वो किसी इंसान का मीट था। और जब इस विषय में राजेश से पूछा जाता है तो वो दहाड़े मार के रोने लग जाता है और फर्श पे बैठ जाता है और वो बताता है कि यही अनुपमा है। अब जब ये बात एस.के. सिंह चौधरी सुनता है तो वो फर्श पर गिर पड़ता है, क्योंकि उसने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो अपनी दीदी को इस हाल में देखेगा या उसके सामने अपने एक मासूम दीदी के टुकड़े पड़े हुए होते हैं। अब सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि कोई इंसान किसी से इतनी मोहब्बत करता है तो फिर वो उसके साथ इस तरह की घटना कैसे कर सकता है। और फिर जो है राजेश कहानी बताना शुरू करता है और ये कहानी शुरू होती है सन 1992 से, जब राजेश दिल्ली में रह के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है एमसीए की। उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है अनुपमा से। वो भी एमसीए की पढ़ाई कर रही होती है और दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं। और ऐसी वक्त बीतता है, राजेश की को एक जॉब ऑफर होती है अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, लेकिन वो चाहता था कि अनुपमा उसके साथ जाए। उनको लग रहा था कि हो सकता है घर वाले ना माने, तो वो बिना घर वालों को बताए वो दोनों अमेरिका जाके सेटल हो जाते हैं। और ऐसे ही सन 1999 में 10 फरवरी 1999 में वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी हो जाती है तो धीरे धीरे अब घर वाले भी मान जाते हैं, क्योंकि दोनों अच्छे कमा रहे थे, अनुपमा की जॉब लग जाती है, अब सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। और फिर वक्त बीतता है तो अनुपमा को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। अब विदेश में रहना और दोनों का काम पे जाना, दोनों बच्चों को संभालना बड़ी मुश्किल था। तो अनुपमा के कहने पर ही राजेश वापस हिंदुस्तान आ जाता है और हिंदुस्तान आके अनुपमा अपनी मम्मी के पास दिल्ली रह रही होती है और राजेश को कोलकाता की एक कंपनी में जॉब मिल जाती है, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और वो वहीं पे फ्लैट लेके रह रहा होता है। अनुपमा घर पे बच्चों का ध्यान रख रही होती है और इसी दौरान उसी सोसाइटी में रहने वाली एक महिला से राजेश के प्रेम प्रसंग हो जाते हैं। और कहते हैं कि ये चीज़ें कभी छिपाई नहीं छिपती, इतिहास गवाह है कि इस तरह की कहानियाँ सामने अक्सर आ जाती हैं। और यही यहाँ भी हुआ कि अनुपमा को इस चीज़ की कहीं से भनक लग गई और वो कोलकाता ही आके इतना ज़्यादा हंगामा करती है, विवाद इतना ज़्यादा दोनों के बीच बढ़ जाता है कि पुलिस केस हो जाता है और दोनों कोर्ट में खड़े होते हैं तलाक के लिए। और अदालत फैसला सुनाती है कि राजेश को हर महीने अपनी पत्नी अनुपमा और बच्चों के लिए 20,000 रुपये देने होंगे। अब ये बात सुनते ही राजेश घबरा जाता है, क्योंकि उसके मन में कहीं खोट था। वो बात को संभालने की अनुपमा से बात करता है और दोनों की सहमति बनती है कि अब नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे और अब हम तलाक नहीं देते हैं। राजेश कोलकाता छोड़ के आ जाता है। अच्छा, बच्चे भी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब अनुपमा भी दिल्ली छोड़ के आ जाती है। ये दोनों अब देहरादून आके रहने लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक बार अगर शक किसी भी इंसान के दिमाग पे हावी हो जाए तो फिर वो मिटता नहीं है। और यही यहाँ हुआ था। अनुपमा का अब शक जो है उसके ऊपर करना जायज़ जा रहा था। उसको बार बार वही चीज़ें लग रहे थे, कहीं ना कहीं वो उसको धोखा ना दे रहा हो। आपस में दोनों के बीच इस चीज़ को लेकर अक्सर झगड़े होने लगे। और ऐसा ही अचानक 17 अक्टूबर 2010 को बच्चे सो गए थे और इन दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ और राजेश ने अनुपमा को एक आवेश में आके जोर का धक्का दिया और उसका सिर पीछे दीवार से टकरा गया और वहीं बेहोश हो गई। अब राजेश सोचता है कि एक बार तो ये कोर्ट केस कर चुके हैं मेरे ऊपर, अगर दोबारा केस हुआ तो हो सकता है मुझे सज़ा ना हो जाए। उसी समय उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा होता है। वो घर में वहीं पड़ी रुई ले आता है और उसके मुंह में ठूस देता है। वो सांस ना आने की वजह से उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। अब वो उसको ठिकाने लगाता है रात में और सुबह बच्चों को स्कूल भेज के पहले बाज़ार से एक डी फ्रिज लेके आता है, फिर दूसरी बार जाता है आरी कटर लेके आता है। अब उसका काम था कि उसने अनुपमा की लाश को डी फ्रिज में रख दिया था और रात में जितना उसको समय मिलता बच्चों को सोने के बाद उसके टुकड़े करता और फ्रिज में रख देता, टुकड़े करता और फ्रिज में रख देता। ऐसे एक एक करके उसने अनुपमा के 72 टुकड़े कर दिए थे। किस तरह की उसकी मानसिक स्थिति हो चुकी थी, या किस तरह तक एक हैवानियत कोई इंसान किसी उस शख्स के साथ कर सकता है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। अब उसने धीरे धीरे जब भी उसकी छुट्टी होती बच्चों को लेके वो मंसूरी जाता और उसमें से पॉलीथीन में 3-4 टुकड़े कुछ लेके
साथ लेके जाता और उनको जंगल में फेंक आता। ऐसे वो धीरे धीरे उन चीज़ों को कम करता जा रहा था। तकरीबन उसमें जो पुलिस को 35 टुकड़े मिले, बाकी के वो फेंक चुका था मंसूरी के जंगल में। और आखिरकार उसका गुनाह कबूल हुआ और राजेश अपने गुनाह में कामयाब भी हो जाता, लेकिन उसने वही गलती कर दी। अगर वो मैसेज जो उसने अनुपमा के फ़ोन से अनुपमा के भाई को किया था, क्योंकि पुलिस को शुरू से ही शक हो गया था, क्योंकि जब उन्होंने फ़ोन की लोकेशन चेक करी तो उसी घर की मिली, और इसलिए पुलिस शुरू से उसके ऊपर शक थी कि यहाँ कहीं ना कहीं इसमें राजेश का हाथ है। आखिरकार 1 सितंबर 2017 को उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है, आजीवन कारावास की। अब ये सब घटना देखने के बाद जज साहब उसको सिर्फ एक ही फैसला सुनाते हैं कि इस तरह का व्यक्ति सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको हम आज़ाद बाहर घूमने नहीं दे सकते। इसकी एक ही जगह है, वो है जेल की काल कोठरी। हम आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमारा मकसद है आपको सचेत करना आने वाले खतरे से। हमेशा हर हादसा होने से पहले एक आहट देता है और उसी दौरान हमें एक सख्त निर्णय लेना होता है, और अगर अनुपमा भी उसी दौरान उससे अलग होने का निर्णय ले लेती तो शायद आज वो अपने बच्चों के साथ ठीक ठाक जीवन जी रही होती। आपको ये घटना कैसी लगी, अपने विचार ज़रूर दें। जय हिंद।